वेलकम टू मेक अकेडमी। तो शुरू करते हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना, और अगर वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं तो हम उसे रिसोर्स कह सकते हैं। पर इनकी कुछ कंडीशंस हैं कि वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर इन तीन चीज़ों का यूज़ हो रहा है और इन तीन चीज़ों का हम एक्सेस कर पा रहे हैं तो हम उसे रिसोर्स कहेंगे। अब ह्यूमन बींग जो है ना, वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस रिसोर्स को रिसोर्स बनाने में। वो क्या करता है कि फिजिकल इन्वायरमेंट की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से और इंस्टीट्यूशन की मदद से रिसोर्स को क्रिएट करता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमें इन्वायरमेंट से आयरन ओर मिला, उसको हमने टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की मदद से क्या बना दिया, स्टील की शीट्स में बना दिया। तो आइए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। वही कि अगर हम एक चीज़ का, एक थिंग का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और इन्वायरमेंट इसमें इन्वॉल्व है, तो वो सब देखो, ये सब क्या है, इंटरडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे इंटरडिपेंडेंट? नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और देखिए, वही बात है कि ह्यूमन बींग इंटरेक्ट कर रहा है नेचर के साथ और फिर टेक्नोलॉजी के साथ और इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करके वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेता है। अब इसमें बोला गया है कि क्या रिसोर्स फ्री गिफ्ट होता है नेचर का? तो नहीं, रिसोर्स एकदम से नहीं मिलता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। और रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसलिए तो कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी जो फंक्शन करती है वो रिसोर्स के रिजल्ट में आ रहा है। ओके, ह्यूमन बींग देमसेल्फ आर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स, इसलिए कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग है वो असेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स है। और ये लाइन तो आप भूलेगा भी मत कि जो रिसोर्स है वो फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी होता है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। ठीक है, तो ये जो हमारे इन्वायरमेंट में मटेरियल अवेलेबल है उसको वो रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब जो रिसोर्सेज हैं उसमें क्लासीफाई करा गया है। देखिए, हर चीज़ को क्लासीफाई करते हैं गुड, बैड, बेस्ट में, या उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी डेवलपमेंट के बेसिस पर। तो इसको भी क्लासीफाई करा गया है, रिसोर्स को भी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो आइए जानते हैं कि ओरिजिन मतलब कि वो जो उत्पन्न हुआ है ना, जहाँ से मिला है हमें, तो वो क्या है, वो बायोटिक है या वो एबायोटिक है। देखो, बायोटिक से मतलब होता है लिविंग। अगर वो लिविंग रिसोर्स है तो हम उसे बायोटिक रिसोर्स कहेंगे, और अगर वो नॉन लिविंग रिसोर्स है तो हम उसे एबायोटिक कहेंगे। अब बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल हो सकते हैं फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। और एबायोटिक के हो सकते हैं रॉक्स, मेटल्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि वो ख़त्म कब होंगे, या वो कब ख़त्म होंगे, जब कब वो समाप्त हो जाएंगे, या वो कब तक चलेंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज को दो टाइप में बांटा गया है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल से ही समझ में आ रहा है कि उसको रिन्यू कर सकते हैं। देखिए, हमारे नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंटिन्यूसली होती रहती हैं, जैसे हवाएं, विंड, वो हमेशा बहती रहते हैं, या पानी हमेशा फ्लो होता रहता है, एक कंटिन्यूस है ना। तो ये सब क्या आएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगे। ठीक है, बट कुछ नॉन कंटिन्यूस भी होते हैं, पर यस, वो हमें कुछ लिमिटेड टाइम के बाद फिर से वापस मिल जाते हैं। जैसे हम प्लांट को कट करें और उसको फिर रीग्रो करें तो वो हमें कुछ समय बाद रीग्रो मिल जाएगा, वही ट्री हमें वापस मिल जाएगी। ओके, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ऐसा नहीं है। अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो उनमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे वापस बनने के लिए। जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो उन्हें बहुत साल लग जाएंगे, बहुत मिलियन ऑफ साल, ईयर्स लग जाएंगे इसको वापस बनने में। इसलिए हम इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं कि हम इसको नया नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जो दिस रिसोर्स टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन एंड सम ऑफ द रिसोर्स लाइक मेटल आर रिसाइकेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकल। वही जो अगर मेटल रहता है, मेटल को हम रिसाइकल कर सकते हैं, है ना। मेटल को वापस से, आयरन है, आयरन की शीट है, स्टील शीट है, और अब वो हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली है तो हम उसको वापस रिसाइकल करके एक नई शीट बना सकते हैं। पर क्या पेट्रोल जो होता है, जिससे जो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो क्या हम हार्मफुल गैसेस को वापस पेट्रोल बना सकते हैं?
नहीं ना। हम कोल की ऐश को वापस कोल बना सकते हैं? नहीं ना। तो ये सब क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा और इनकी डेफिनेशन भी आई होप आपको समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मतलब कि समझिए, इंडिविजुअल का मतलब होता है कि एक का रिसोर्स है ना। तो जैसे फार्मर है और फार्मर ने अपनी लैंड को ओन करा है तो वो उसका रिसोर्स हो गया। मैनी फार्मर ओन लैंड विच इज अलॉटेड देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। देखिए उनको ने लैंड का टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, रेवेन्यू भी नहीं देना पड़ता है, ठीक है। पर इसमें ना एक कंडीशन और बताई है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि लैंडलेस हैं, उनका खुद का लैंड है नहीं। ऐसे अर्बन पीपल्स है, उनके खुद के प्लॉट होते हैं, हाउसेस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है। और जो प्लांटेशन, पैस्चर लैंड, पॉन्ड्स, वेल्स होते हैं ना, वो भी किसी के ओनर होते, उनके भी कोई ओनर हुआ करते हैं, है ना। अब आपको भी अपने हाउस होल्ड की, अपने आसपास के हाउस होल्ड की ओनरशिप की एक लिस्ट बनानी है। इसमें ऐसा कहा गया है। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज पढ़ेंगे। अब कम्युनिटी से समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों की एक, जैसे कि रोड्स होती हैं, उस रोड्स पे किसी एक का ओनरशिप नहीं होता है, उस रोड्स पे कोई भी चल सकता है ना। ओके। तो जैसे पब्लिक पार्क्स हैं, अर्बन एरियाज़ में आप हमें पब्लिक पार्क मिलते हैं, उस पब्लिक पार्क का सिर्फ एक ही ओनर होता है जो इधर उधर मंडराता रहता है उस पार्क में, नहीं ना, उधर पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो ये क्या है? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है। अब हम पढ़ते हैं कि नेशनल, इसको ना 4 कैटेगरीज है इसकी। तो थर्ड कैटेगरी है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज मतलब कि हमारा जो नेशन है ना, हमारा जो नेशन है, जैसे कि ये हमारा नेशन है और ये हमारे नेशन की बाउंड्री है। आइए समझते हैं। तो देखिए अगर ये हमारा नेशन है तो इस नेशन में जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो नेशन के होंगे, है ना। वो पब्लिक गुड्स होंगे या प्राइवेट गुड्स होंगे, पर वो नेशन के होंगे। उस नेशन के बियॉन्ड भी, मतलब कि 12 नॉटिकल माइल तक, सिर्फ उसके 12 यहाँ पे दिया गया है कि जो 12 नॉटिकल माइल्स है वो किसके बराबर है? वो 19.2 किलोमीटर के बराबर है ना। तो देखिए ये जो हमारा इंडिया है और इंडिया के 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा कंट्रोल है, एक्सक्लूसिव हमारा कंट्रोल है। इधर पे किसी और कंट्री आके रिसोर्स को डिप्लीटेड नहीं कर सकती है, ठीक है। पर इंटरनेशनल रिसोर्सेज में ऐसा नहीं है। अगर हम हमारे 12 नॉटिकल माइल्स और फिर उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स और भी ले लें तो उसके बाद का जो रीज़न होगा उसके लिए हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन लेनी होगी अगर हमको उसे रीयूज़ करना है। ओके। तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करता है। और 200 नॉटिकल माइल के जो बियॉन्ड का होता है, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, देखो 200 नॉटिकल माइल का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? 1200 किलोमीटर। और 1200 किलोमीटर के जो बियॉन्ड होता है ओपन ओशियन होता है। और नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी इंडिविजुअल उसे यूटिलाइज नहीं कर सकता है, कोई भी कंट्री उसे यूज़ नहीं कर सकती है अगर उसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन नहीं ली गई है। तो इसमें देखिए बताया गया है कि आप जानते हैं कि जो इंडिया है उसे राइट मिल गए थे माइन करने के मैग्नीज नोड्यूल्स के। ओके। मैग्नीज नोड्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिसमें से मैग्नीज निकाला जाता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर होने के कारण उसे उसकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ी। ओके। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि वो रिसोर्स कितना डेवलप्ड हो गया है या वो आने वाले समय में डेवलप्ड होगा। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज पढ़ते हैं। तो रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मतलब क्या कि रिसोर्सेज उस रीजन में पाए जाते हैं पर अभी भी वो उतने यूटिलाइज नहीं होते हैं। जैसे हम राजस्थान और गुजरात का एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी बहुत अच्छी पाई जाती है बट अभी भी उसकी डेवलप्ड इतनी अच्छी प्रॉपर्ली नहीं हो पाई है। ओके। पोटेंशियल रिसोर्स पर हम आगे वाले समय में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसा माना गया है। ओके। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता हो, है ना, उसको हमने डेवलप कर लिया है और हमें उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पता है कि हम उसे कितने अच्छे से और कितने तरीके से निकाल सकते हैं। बट ये देखिए कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो अच्छे से उसको यूज़ कर सकता है, उस अच्छे से उस रिसोर्सेज का बेनिफिट ले सकता है। अब देखिए स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होता है? इकट्ठा करके रखना। तो देखिए इस रिसोर्सेज में पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। बट क्या है ना, अभी भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो बनना बाकी है। अगर वो बनेंगी तभी हम इस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं,
है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, वाटर में 2 इनफ्लेमेबल गैस पाई जाती हैं। इनफ्लेमेबल मतलब क्या होता है, ओके, जिसको जलाने से फ्लेम निकले। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2 इनफ्लेमेबल गैसेस हैं विच कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, जो कि हम रिच सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज कर सकते हैं। और हमें पता है कि अभी हमको कितनी सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि अब पेट्रोल या कोल भी ख़त्म हो जाएगा, तो हम फिर किस चीज़ का यूज़ करेंगे। पर हमें ये नहीं पता कि ये है हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, नो हाउ, है ना, हमें नहीं पता है कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। देखिए रिजर्व जो है ना वो स्टॉक का सबसेट है, ठीक है। और हम अगर हमारे पास आगे चल के इसकी टेक्नोलॉजी बन जाएगी तो हम अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। जैसे रिवर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल सकते हैं, पर हम अभी भी इतना यूज़ नहीं करते। अभी भी हम थर्मल एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में। ओके, आपको समझ में आया। देखिए वाटर, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, रिजर्व हैं जो हम अपने फ्यूचर में यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली फॉरेस्ट तो बहुत अच्छा रिसोर्सेज है जिसे हम हर दिन यूज़ कर सकते हैं, हमारे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ ना करें उसका। अगर हमने एक्सटेंसिव यूज़ करना शुरू कर दिया तो वो अभी ही ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमारे पास बहुत सालों बाद ही फॉरेस्ट आ पाएंगे। ओके, अब देखिए रिसोर्स की डेवलपमेंट के बारे में बताया। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो रिसोर्स है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है ह्यूमन के सर्वाइवल का, बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। और ये बिलीव करा जाता है कि जो रिसोर्स है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। हालांकि ऐसा नहीं है, पर हाँ जो भी है, जो मटेरियल हमें मिल रहा है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ही है ना, वो हमसे कुछ ले तो नहीं रहा है, हमको बस कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है और हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग है ना, क्या करता है, उसे इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहा है। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब कि वो बिना सोचे समझे उसका यूज़ करे जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे कि जो रिसोर्स है वो ख़त्म होते जा रहा है और रिसोर्स सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स ही उसका एडवांटेज ले पा रहे हैं और बहुत सारा रिसोर्स कुछ चंद हाथों में है। और इससे क्या होता है, इससे 2 लेयर बन जाती हैं, एक हैव्स की, 2 लेयर बन जाती हैं, एक हैव्स की और एक हैव्स नॉट की। ओके, आप अपने आंसर में डाल सकते हैं कि इससे रिच और पुअर के बीच में गैप आ जाती है, क्योंकि रिच के पास होता है हैव्स और इस पुअर के पास इन रिसोर्सेज का एडवांटेज नहीं होता है, तो हैव्स नॉट। ओके, अब अगर फर्स्ट हमने देखा कि जो रिसोर्स है वो डिप्लीटेड हो रहा है, कुछ हाथों में है, कुछ हाथों में होने की वजह से हैव और हैव नॉट में वो बट गया है। और एक और कि इनडिस्क्रिमिनेट इसका एक्सप्लॉयटेशन करने से, अगर इसका हम इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेशन करते जाएंगे तो इससे बहुत सारे ग्लोबल क्राइसिस भी हो सकते हैं नहीं, हो ही रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ओके, तो आप इसमें देखिए बताया गया कि अगर ऑयल की जो सप्लाई है वो ख़त्म हो गई तो आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे सोच सकते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल क्या होगी, है ना। अब देखिए एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, एक मात्रा में सभी रिसोर्सेज को बांटना ही सबसे अच्छा सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ को दर्शाता है। और इससे ग्लोबल पीस भी आएगी, किसी एक के पास है किसी एक के पास नहीं है, इससे क्या हो सकता है, इससे वार जैसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं। और हमारा जो फ्यूचर, अगर हमने ऐसे ही रिसोर्स का जो ट्रेंड है अभी भी चलता रहा है ऐसे डिप्लीटेड होने का, तो जो हमारा प्लेनेट है वो अभी भी अब डेंजर में आ सकता है, ठीक है। इसलिए हमें रिसोर्स को प्लान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए मैं ना आपको एक एग्जांपल के साथ इसे समझाना चाहती हूँ कि हमारे पास एक ट्री है और उस ट्री की हमें ज़रूरत है, तो हमने उस ट्री को कट कर दिया। ओके, हमने इस ट्री को कट करके हमारी डेवलपमेंट तो कर ली, पर इस ट्री को कट करने से इन्वायरमेंट को और जो फ्यूचर जनरेशन को हार्म हो रहा है उससे हम कैसे बचें। तो हम अगर इसी जगह पे एक और ट्री लगा दें तो जब वो थोड़े दिन बाद उग जाएगी तो फ्यूचर में जो जनरेशन होगी उसके काम आएगी, है ना। एज वेल एज इस ट्री से ये ट्री क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगी
और ऑक्सीजन को हमें देगी। तो देखिए ना, दो एडवांटेजेस हो रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच रहे हैं और इन्वायरमेंट को भी इससे हार्म नहीं हो रहा है। तो इसी चीज़ को जब मैंने एग्जाम्पल में बताया है, वही देखिए डेफिनेशन में दिया गया है कि इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन की नीड्स, अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यही क्या होता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और इससे क्या है, इससे इन्वायरमेंट को भी डैमेज नहीं पहुंचता है। देखिए रियो डी जेनेरो अर्थ समिट के बारे में बताया गया जो 1992 में हुई थी। अब ये रियो डी जेनेरो कहाँ पर है, तो ये ब्राज़ील वाली कंट्री में है और जो कि साउथ अमेरिका में पड़ती है। ओके, और इसमें भी इन्वायरमेंट जैसे कंसर्न्स को बताया गया है कि हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने एक कन्वेंशन भी साइन करा था और एजेंडा 21 भी इसी समिट में आया था। एजेंडा 21 में डिक्लेरेशन था एक, और इसे है ना बहुत सारे वर्ल्ड में के जो जितने भी लीडर्स हैं वो साथ में आए 1992 में एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED। ओके, और जो कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुई थी। इसका एम क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका एम था, है ना, और कॉम्बैट करना, इन्वायरमेंटल डैमेज जो हो रहा है उसे कॉम्बैट करो, उसे ख़त्म करो, पॉवर्टी को ख़त्म करो। डिसीजेस, पॉवर्टी ही तो क्या है, हैव और हैव नॉट में बांट देती है। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करा गया। ओके, और इसमें वन मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले एड्रेस करो, लोकल एजेंडा 21 बनाकर। ओके, मतलब बहुत सारे 21 एजेंडाज हैं कि हमें ट्रीज को कट नहीं करना, हमें एफॉरेस्टेशन करना है, हमें ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। तो इस टाइप के एजेंडा 21 एजेंडाज होंगे और इस पे वर्क करना है ना, एज वेल नेशनल लेवल पे नहीं, लोकल लेवल पे भी। देखिए इसमें ना रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बताया गया। तो देखिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर कंट्री जैसे इंडिया में है ना, रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर हम अपने इंडिया को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बांटें तो हम पता चलेगा कि जहाँ ईस्ट में बहुत ज़्यादा वाटर है तो वहाँ वेस्ट में बिल्कुल भी वाटर नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ वाटर है। हमारा जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं पर वो अभी भी बैकवर्ड रीजन है। इसकी वजह क्या है, वो हमारा जो सेंट्रल इंडिया है वो अभी भी बैकवर्ड क्यों है, इसलिए बैकवर्ड है कि मिनरल रिच होने की वजह से नहीं, मिनरल्स रिसोर्स, देखिए रिसोर्स होना बस काफ़ी नहीं है, उसको एक्सेस करने की टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके पास होना चाहिए, जो कि हमारे सेंट्रल इंडिया में जो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश वाले रीजन है इनमें नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ है, मुंबई, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब रीजन्स में है। और ये क्या करते हैं, यहाँ से रिसोर्सेज लाके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, पर ये एरिया अभी भी बैकवर्ड रह गया है। ओके, तो आपको समझ में आया कि हमारे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, जहाँ एक चीज़ है तो वहाँ दूसरी चीज़ नहीं है, जहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज हैं पर वो अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से बैकवर्ड है। ठीक है, तो यही चीज़ है ना इस टॉपिक में समझाया गया, इस चैप्टर में बोला गया है कि देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्स बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। वाटर तो है, अरुणाचल प्रदेश में, हमारे ईस्ट वाले रीजन में बहुत ज़्यादा वाटर है, तो क्या सिर्फ वाटर होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, नहीं, वो अभी भी बैकवर्ड है। क्यों, उनके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो उस वाटर से एनर्जी बना सके, है ना। तो आप समझ में आ रहा है ना। देखिए इधर पे और भी कुछ बताया है कि फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आर रिच इन मिनरल रिसोर्स, कोल डिपोजिट। अरुणाचल प्रदेश हैज एबुडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो आप अपने आंसर में इस एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे स्कोर भी आप कर सकते हो। ओके, अब हमने देखा इन सब रीजन। तो देखिए अगर ये है तो लद्दाख वाला कोल्ड डेजर्ट भी आया है नाम, जो कि आइसोलेटेड है पूरी कंट्री से। क्यों, क्योंकि वहाँ पे देखिए वहाँ पे बहुत अच्छा रिच हेरिटेज है पर इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, वही बात हो गई। तो हमें अगर रिसोर्सेज को करना है तो हमें रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करना है तो हमें बैलेंस्ड यूज़ करना होगा, है ना। सिर्फ नेशनल या स्टेट लेवल पे नहीं, उसे रीजनल और लोकल लेवल पे भी बहुत अच्छा बनाने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी प्लानिंग करने की ज़रूरत है।
देखिए हमारे इंडिया में जो प्लानिंग है वो इस प्रकार है कि जो पहले हमने आइडेंटिफाई करा है और इन्वेंट करा है, हमने सर्वे की मदद ली, मैपिंग की मदद ली, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन लगाया कि कहाँ पे कितना अच्छा रिसोर्स और कितना सारा है ना। इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब जो हमने प्लानिंग बना ली उसको हमने कोरिलेट करा किसके साथ, टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स के साथ, है ना, कि वहाँ पे जाके वो एसेस हो पाए, ओके, और सभी लोग है ना इसका एडवांटेज ले पाए। फिर इसको है ना हमने अभी देखा कि हमें इक्विटेबल रिसोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, तो हमने अपनी जो रिसोर्स प्लानिंग है उसे नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग के साथ मैच करवाया, ठीक है। और इंडिया ने अपनी इन सब चीज़ों को, इन सब रिसोर्स की प्लानिंग को अपने इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही शुरू कर दिया था। अब इधर पे बताया है कि जो अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है वो एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, ओके। अभी हमने देखा, देखिए इसमें ही बोला गया है कि रिसोर्स होने से ही डेवलपमेंट होती है उस रीजन की, पर ऐसा नहीं है। बट मेयर अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज द अब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। तो सिर्फ केवल रिसोर्स होने से नहीं, अगर वहाँ पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, एसेस करने का इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इससे क्या है, डेवलपमेंट हिंडर हो सकती है। And there are many regions in our country that are rich in resource, but these are included economically backward region. Okay, तो ऐसा हमने अभी देखा छत्तीसगढ़ झारखंड वाले रीजन जो रिच इन रिसोर्स हैं, बट क्या है वो अभी भी बैकवर्ड हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर सम रीजन्स विच है पुअर रिसोर्स। इसके अलावा अगर बहुत सारे ऐसे कंट्री जैसे गुजरात, ये रिसोर्सेज में इतने ज़्यादा रिच नहीं है, पर वो अब डेवलप्ड हो चुके हैं, बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। तो हमने देखा कि जो इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी है वो कितना अच्छा रोल प्ले करती है। और अगर आपको एक क्वेश्चन आया कि हाउ द टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जो इससे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आती है और रिसोर्स वाकई में अच्छा रिसोर्स बनने में हमें हेल्प कर पाता है, और इससे हमारी डेवलपमेंट हो रही है ना। अब है ना इसमें ना हमारी हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन के बारे में बताया गया। क्यों इतने सारे फॉरेन इन्वेडर ने इंडिया को ही इन्वेट करा, इसलिए क्योंकि इंडिया, अभी हमने देखा कि बहुत अच्छा डाइवर्सिटी ऑफ रिच रिसोर्सेज है इधर पे, है ना। कहीं वाटर है तो कहीं सोलर एनर्जी है, कहीं विंड एनर्जी है, कहीं बहुत अच्छे स्पाइसेस मिलते हैं, कहीं कॉटन का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, कहीं जूट का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो ये सब क्या है, ये सब रिसोर्स ही तो है। और फॉरेन ने इसलिए, देखिए अब हमारे इंडिया को भी पता नहीं था कि हमारे इंडिया में रिसोर्सेज हैं, पर क्या रिसोर्सेज का इंडिया अच्छे से यूज़ कर पाया, नहीं ना। और इसका यूज़ किसने कर लिया है, फॉरेन कंपनीज ने आके यहाँ पे सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करी, कॉलोनाइजेशन करा और हमारे इस रिसोर्सेज को डिप्लेटेड करके अपने कंट्री में ले गए, ठीक है। तो यही तो होता आ रहा है इंडिया के साथ। और इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। इंडिया ने बहुत सारी कॉलोनाइजेशन को के फेज को एस्टिमेट करा है। और देखिए इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ है कि देयर फोर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, ठीक है। डेवलपमेंट इन जनरल सिर्फ क्या है, डेवलपमेंट इन जनरल सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हो, बट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ह्यूमन अच्छा होना चाहिए कि वो से उस रिसोर्सेज को अच्छे से डेवलप कर सके, है ना। और हमारे इंडिया ने यही सब हिस्टोरिकली एक्सपीरियंस किया है, ओके। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, ओके। अभी तक हम यही तो पढ़ते आए हैं कि जो रिसोर्स है वो अच्छी एक्टिविटी को, अच्छी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बट क्या है, इरेशनल कंजप्शन, मतलब कि बिना सोचे समझे इतना कंजप्शन करते जाना कि वो रिसोर्स एकदम खत्म हो जाए और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ते जाएं। अगर हमें इस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रोकना है तो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें, इनडिस्क्रिमिनेटली उसका यूज़ ना करें। और दिस हैड बीन मेन कंसर्न ऑफ लीडर्स एंड थिंकर। देखिए बहुत पहले, अभी से नहीं, हमने देखा कि रियो डी जेनेरो समिट कब हुई थी, 1992 में हुई थी। मतलब बहुत पहले से ही उनको ये समझ में आ गया था कि जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें बचाना है। देखिए इसमें ना गांधी जी पहले से ही बहुत अच्छे लीडर रहे हैं, बहुत अच्छे
से वो हर चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। और इन्होंने अभी भी बताया, इन्होंने इसमें भी बताया है रिसोर्सेज में कि जो रिसोर्सेज है वो ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, ना कि ह्यूमंस की लालच को, है ना। तो इससे यही कहना चाहते हैं कि जो देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड, है ना। तो ही प्लेस द ग्रेडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। तो उन्होंने बताया है कि जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सबसे रूट कॉज हैं रिसोर्स को डिप्लीटेड करने का, और इसलिए वो हमेशा से अगेंस्ट रहे हैं मास प्रोडक्शन के, और वो रिप्लेस करना चाहते हैं इस मास प्रोडक्शन को लोकल लेवल ऑफ प्रोडक्शन से। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे बनती जाएगी, उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता जाएगा, तो लोग भी उससे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, और ऐसे में क्या होगा, वो रिसोर्स डिप्लीटेड हो जाएगा। तो मास प्रोडक्शन इज़ नॉट एनी सॉल्यूशन ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। तो रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ये सब अच्छा नहीं है। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे ये बताया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो क्लब ऑफ रोम है, उन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए फर्स्ट टाइम मोर सिस्टमेटिक वे में 1968 में हुआ था, है ना। तो क्लब ऑफ रोम में सबसे पहले रिसोर्स कंजर्वेशन की बात हुई थी सिस्टमेटिक वे में, है ना, सिस्टमेटिक वे में हुई थी। अब देखिए 1974 में गार्डियन फिलॉसफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय शुश्मेशर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, है ना। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गार्डियन फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करा गया था, और सेमिनल contribution with respect to resource conservation at the global level was made by Brundtland Commission report 1987। तो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल लेवल पे एक कमीशन रिपोर्ट बनाई गई 1987 में, जिसे कहा गया ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस कमीशन रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था, तो वो थी ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। ओके, it is a mean of resource conservation which was subsequently published in a book। और देखो इस रिपोर्ट को एक बुक में अवर कॉमन फ्यूचर में पब्लिश भी करा गया था। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अर्थ, देखिए अभी हमने पढ़ा किया जो अर्थ समिट एंड रियो डी जेनेरियो की, उसने भी रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्स प्लानिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करा। ओके, देखिए अब देखिए लैंड रिसोर्सेज के बारे में बताया गया। तो हम जो इस लैंड में रह रहे हैं और जहाँ पे हम अपनी इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स उगाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो लैंड है वो बहुत सारी इन सब चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। देखो नेचुरल वेजिटेशन भी तो लैंड पे ही उगती है, ट्रांसपोर्ट हो या कम्युनिकेशन, ये भी तो लैंड ही पे होता है। तो लैंड इज एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड देयरफॉर। अब देखिए लैंड भी तो फाइनाइट नंबर में है ना, इनफाइनाइट तो है नहीं। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज अवेलेबल रिसोर्स फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग। बहुत सारे पर्पस के लिए हम यूज करें पर केयरफुल प्लानिंग के साथ। इंडिया हैज़ अ लैंड अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे रिलीफ्स हैं। रिलीफ का मतलब क्या होता है, देखिए रिलीफ का मतलब होता है टोपोग्राफी, कि कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर कोस्टल एरियाज हैं, है ना। तो जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन और आइलैंड हमारे इंडिया में है। अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन हमारे इंडिया का। ओके, अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंडिया का कितना परसेंट एरिया लैंड एरिया है, कितना परसेंट एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री जो पेरेनियल जहाँ पे रिवर फ्लो होती है वो 30% है, 43% लैंड एरिया है। और देखिए ये सब क्या करते हैं, ये जो माउंटेन्स होते हैं, टूरिज्म, इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स होते हैं, ये सब रिवर्स क्या है, रिवर्स एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट है हमारा। तो ये सब क्या है 30% है ना। माउंटेन्स ये सब क्या है, टूरिज्म होता है ना इस पे भी, तो 30% है। और 27% एरिया है कंट्री का प्लेट्यू रीजन, है ना। प्लेट्यू रीजन पता है ना। देखिए अगर आपको प्लेट्यू रीजन नहीं पता है तो मैं आपको समझा देती हूँ कि जो ये होता है माउंटेन है ना। माउंटेन के बाद आते हैं प्लेट्यू, जो टेबल टॉप उसकी प्लेन होती है, मतलब उसका जो टॉप होता है वो टेबल की तरह प्लेन होता है। और फिर आते हैं हमारे प्लेन रीजन जहाँ पे सिर्फ क्रॉप्स उगाए जाते हैं, एग्रीकल्चर होता है और लैंड ह्यूमन सेटलमेंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा,
ठीक है, तो ये 3 है, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन। तो इन्हीं की बात इसमें करी गई है कि जो 27 है, 30% है वो माउंटेन है, 43% लैंड एरिया प्लेन है और 27% प्लेट्यू है। तो सबसे ज़्यादा लैंड है, फिर माउंटेन्स है और फिर प्लेट्यू है। और देखिए प्लेट्यूज में ना, अगर आपको पता हो, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल के रीजन्स में पड़ता है, ये बहुत अच्छा रिच रिजर्व है मिनरल्स का, फॉसिल फ्यूल्स का, फॉरेस्ट का, है ना। और इसलिए प्लेट्यू क्या होते हैं, बहुत अच्छे रिजर्व्स होते हैं, किसके, मिनरल्स के। ओके, देखिए तो सबसे ज़्यादा प्लेन है, फिर क्या है, माउंटेन है और फिर क्या है, प्लेट्यू है ना। ये हमारे इंडिया का लैंड अंडर रिलीफ फीचर्स। ओके, अब हमने देखिए लैंड का यूटिलाइजेशन हम बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे हम फॉरेस्ट में कर सकते हैं। और जो लैंड अवेलेबल नहीं होता है कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेशन क्या होता है, जैसे क्रॉप्स उगाया हमने, रबर उगाई, टी को उगाई, कॉफ़ी उगाई, है ना, वीट उगाया, राइस उगाया, तो अगर हम ये सब नहीं कर पा रहे वहाँ पे, तो वो लैंड बैरन होता है और वेस्ट लैंड होता है। और देखिए कुछ कुछ ऐसा भी होता है जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होती, तो वहाँ बिल्डिंग्स बन जाती हैं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, रोड्स बन जाती है, फैक्ट्रीज बन जाती है ना। तो 2 टाइप में है जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होती, या तो वो वैरन होगा या तो वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा। अदर अनकल्टिवेटिव लैंड जो कि एक्सक्लूडली फैलो लैंड है, मतलब कि उसे खराब छोड़ दिया गया है, या वहाँ पे गाय गाय ये सब जो कैटल्स है वो क्या करती है, पेस्चर करती, ग्रेजिंग करती हैं। और लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड नेट सोन एरिया। ओके, मतलब कि जो नेट सोन एरिया में नहीं है, वो वाला जो ट्री, जहाँ पे ट्री क्रॉप्स होते हैं, है ना, वो वाले एरियाज। और कल्चरलेबल बेस्ड लैंड, उसे 5 साल देख लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, मतलब वहाँ पे 5 एग्रीकल्चर ईयर्स तक खेती हुई नहीं है, उससे भी कल्चरेबल वेस्टलैंड कहा जाता है। अब फैलो लैंड क्या होता है, जो करेंटली फैलो है, 1 साल या उससे कम से उधर पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई है। देखो 5 साल तक नहीं हुई तो वो तो क्या कहेंगे, अनकल्टिवेटिव कहेंगे। और अगर नहीं हुई है, 1 साल से नहीं हुई है, तो उसे फैलो कहेंगे। अदर देन करेंट फैलो लेफ्ट, जो 1 से 5 के बीच में नहीं हुई है, उसे क्या कहेंगे, अदर देन करेंट फैलो कहेंगे। और जो फिर 5 साल की हो जाएगी तो उसे अनकल्टिवेबल लैंड कहेंगे। ओके, आपको आया समझ में। देखिए इसमें ना बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है नेट सोन एरिया की, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस। देखिए नेट सोन एरिया में मतलब कि देखो नेट सोन एरिया तो है, और एक बार से 1 से ज़्यादा बार वहाँ पे एग्रीकल्चर ईयर के में 1 से ज़्यादा बार वहाँ पे एरिया को सोन करा जाता है, सीड्स बोई जाती हैं वहाँ पे। और साथ में जो नेट सोन एरिया होता है, ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ा एरिया है, और उस एरिया में जहाँ जितनी जगह पे हम सीड्स को बो रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, नेट सोन एरिया। और उसके साथ दो बार, 1 से ज़्यादा बार अगर हमने सीड को सोन करा है, तो उसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहेंगे, है ना। ओके, तो अब हमारा ये आया है टॉपिक लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें, क्योंकि हम मेरी जब आने वाला पार्ट होगा, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।